हाँ, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था रमज़ान में, और पार्ट 1 हमने क्लियर कर दिया था। अभी पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, और तबीयत सही ना होने की वजह से काफ़ी लेट पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहरहाल कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये जो पार्ट 2 है इसको समझा सकूं, और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट भी है। हमने स्टार्ट में पढ़ा था रिस्पिरेटरी सिस्टम, नोस पढ़ा था, उसकी एनाटॉमी पढ़ी थी, उसके फंक्शन पढ़े थे, उसके जो रिलेटेड स्ट्रक्चर है उसके हवाले से हमने डिस्कस किया था। फेरिंग्स के हवाले से हमने डिस्कस किया था। फेरिंग्स के जो पार्ट है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स, वन बाय वन हमने सारा डिस्कस कर दिया था। आज से हम मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ते हैं लेरिंग्स की तरफ। फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स आता है, और लेरिंग्स से आज हम कंटिन्यू करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाला भी है क्योंकि नई नई चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझ आने वाली है। अभी लेरिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स इज़ अ शॉर्ट पैसेज वे दैट इज़ अ कनेक्ट अ लेरिंजोफेरिंग्स विद द ट्रैकिया। एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये जो लेरिंग्स है ये बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा किस्म का पैसेज वे है, एक ऐसा रास्ता है जो लेरिंजोफेरिंग्स को कनेक्ट करता है ट्रैकिया के साथ। एक रास्ता है, हमारा फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स, ये उस लेरिंजोफेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान एक ऐसा रास्ता है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस लेरिंग्स को दूसरा नाम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं। इसलिए इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि ये जो हमारी साउंड प्रोडक्शन होती है ना उसमें हेल्प करता है। अभी हम स्टडी आगे पढ़ते हैं तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इट लाई ऑन द मिड लाइन ऑफ द नेक इंटीरियर टू द एसोफेगस एंड थ्रू द C4 एंड C4 to C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये C4 C6 जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा। अभी इस लेरिंग्स की लोकेशन बताई गई है कि ये लेरिंग्स एग्जैक्ट कहाँ पर लोकेशन है। अगर हम अपनी सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करते हैं तो C4 से लेकर C6 वर्टिब्रा तक बिल्कुल उसके इंटीरियर बिल्कुल सामने हमारा लेरिंग्स मौजूद होता है। द वॉल ऑफ लेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ 9 पीस ऑफ कार्टिलेज। ये जो लेरिंग्स है, ये जो फेरिंग्स के बाद जो लेरिंग्स का स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको दिखाता भी लेरिंग्स किसे कहते हैं। ये बेसिकली 9 पीस ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ है। मतलब ये जो पूरा लेरिंग्स है ये 9 किस्म के कार्टिलेज के पीस है, उनसे मिलकर बना हुआ है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ कार्टिलेज जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, कुछ सिंगल होते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये लेरिंग्स की बात हो रही है। 3 कार्टिलेज अकॉर्डिंगली सिंगली, 3 किस्म के कार्टिलेज जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। टोटल 9 पीस ऑफ कार्टिलेज होते हैं। थायराइड कार्टिलेज को एडम्स एप्पल भी कहते हैं। एपिग्लोटिस को लीफ शेप। ये सारे कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। और ये जिस तरह का कार्टिलेज है उस तरह की उसकी शेप भी इन लोगों ने यहाँ पे डिफाइन की गई है। थायराइड कार्टिलेज को एडम्स एप्पल कहते हैं। एपिग्लोटिस जो कार्टिलेज है इसका एक अपना फंक्शन है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये लीफ जो पत्ता नुमा स्ट्रक्चर होता है, और कुछ क्रोइड कार्टिलेज होते हैं जो रिंग लाइक शेप के होते हैं, ये सिंगल होते हैं, ठीक है। अभी जो कार्टिलेज पेयर में होते हैं जिससे लेरिंग्स मिलकर बना हुआ है, उसमें जो पेयर में होते हैं ये एरोनॉइड कार्टिलेज होते हैं, और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होते हैं, और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होते हैं। तो ये जो कार्टिलेज होते हैं ये पेयर में होते हैं, मतलब ये डबल होते हैं। अगर वन साइड है तो उस साइड पे, अगर राइट साइड पे मौजूद है यूनिफॉर्म कार्टिलेज तो लेफ्ट साइड पे भी यूनिफॉर्म कार्टिलेज मौजूद होगा। अब एक कार्टिलेज को बताया कि ये जो एरोटोनॉइड कार्टिलेज है ये ट्राइंगुलर पीस में होते हैं, ठीक है। जो कि यूनिफॉर्म होते हैं ये हॉर्न शेप होते हैं। जो वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो बाजा वगैरह नहीं होते, जो छोटे बच्चे बजाते हैं, हॉर्न वगैरह जो होते हैं,
उन शेप के होते हैं ये वाले कार्टिलेज, और कुछ क्यूब, ये उनकी शेप उसके हवाले से बताया। इसको मज़ीद भी आगे डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, एपिग्लोटिस जो होता है लीफ शेप, ये पत्ते नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये बताया गया है कि ये जो थायराइड कार्टिलेज है, एडनोइड कार्टिलेज है, क्यूरॉइड कार्टिलेज है और क्यूनिकुलेट कार्टिलेज है, इसको कलर के तरीके से डिफाइन किया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एपिग्लोटिस को दिखाया गया है। फिर अगर आप लोग थायराइड कार्टिलेज के हवाले से देखिए, मैंने आपको थायराइड कार्टिलेज दिखाया गया है, फिर उसके बाद ये क्यूरॉइड कार्टिलेज दिखाया गया है। तो ये सारे कार्टिलेज इसमें दिखाए गए, इसको आगे भी डिफाइन किया गया है। अभी थायराइड कार्टिलेज को हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, अभी इसको एक्सप्लेन किया गया है। Thyroid cartilage consists of two fused plates of hyaline cartilage that form a interior wall of the larynx and give it as a triangular shape। अभी ये कह रहे कि ये थायराइड कार्टिलेज जो है ये फ्यूज प्लेट हाइलिन कार्टिलेज, ये बेसिकली हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, ये फ्यूज्ड हुए होते हैं। और ये थायराइड कार्टिलेज क्या करते हैं, इंटीरियर की तरफ से, आगे की तरफ से क्या करते हैं, लेरिंग्स को बनाते हैं, एक ट्रायंगुलर शेप देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपको थायराइड कार्टिलेज नज़र आ रहे होंगे, तो ये बिग से ऐसे आते हैं और ये जो लेरिंग्स है इसके एक इंटीरियर शेप बनाते हैं, तो ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं, तो ये थायराइड कार्टिलेज है। ठीक है, इट प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल but it's usually large in male due to the influence of male sex hormone on its growth during the puberty। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये मेल और फीमेल में तो प्यूबर्टी तक एक जैसे होते हैं, मगर प्यूबर्टी के दौरान, बलागत के दौरान मेल के जो थायराइड कार्टिलेज होते हैं ये बढ़ जाते हैं साइज में। उसकी वजह है क्योंकि मेल के जो 6 हार्मोन्स हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ये थायराइड कार्टिलेज जो है ये थोड़े बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से जो मेल होते हैं उनकी जो साउंड होते हैं, वॉइस होते हैं, वो डीपर हो जाते हैं, ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं आपको एपिग्लोटिस के हवाले से यहाँ पर डिस्कस करूँ तो ये बेसिकली एक लीफ लाइक पीस होता है, ये पत्ते मैंने आपको दिखाया भी, और ये इसकी तरह एक बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम ख़ास तौर पर खाना वगैरह खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उस टाइम इस एपिग्लोटिस का ये बेसिकली एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर पर फंक्शन परफॉर्म करता है। जब हम कोई खुराक वगैरह खाते हैं या पानी वगैरह पीते हैं तो ये हमारे ट्रिकिया के ऊपर चला जाता है, ट्रिकिया को क्लोज कर देता है। इसलिए क्लोज कर देता है ताकि फूड के जो पार्टिकल्स है या जो पानी है वो हमारे ट्रिकिया के अंदर, लंग्स के अंदर ना चला जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम कुछ खुराक वराक खा लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो ये हमारे एसोफेगस के ऊपर आके ऊपर उसको क्लोज कर देता है ताकि फिर बाकी कोई डस्ट पार्टिकल अंदर की तरफ ना जाए या एयर वगैरह अंदर ना जाए और प्रॉपरली एयर हमारे लंग्स में जाए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर ये एपिग्लोटिस। ठीक है, अभी क्रिकॉइड कार्टिलेज की बात करते हैं। इट इज़ अ रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ द लेरिंग्स। ये वो भी बात कर रहे हैं कि ये जो कार्टिलेज है ये भी हाइलिन कार्टिलेज होते हैं और ये भी लेरिंग्स को इंटीरियर की साइड पे बनाने में एक हेल्प करते हैं। उसके बाद है एडनोइड कार्टिलेज की बात करते हैं, तो ये पेयर में होते हैं और ये ट्रायंगुलर पीस में होते हैं और दे एट अटैच ऑफ द वोकल फोल्ड एंड इंट्रिंसिक फेरिंजियल मसल। ये वोकल फोल्ड या वोकल कॉर्ड एक ही चीज़ है। ठीक है, ये जिसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड हो गया या वोकल फोल्ड हो गया, ये बेसिकली लेरिंग्स के अंदर एक टिश्यू होते हैं, दो ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, जो साउंड प्रोडक्शन होती है ना उसमें हेल्प करते हैं। जब हम बात करते हैं, कुछ बोलते हैं या गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो उस दौरान साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है,
उसके बाद आते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये क्लिप शेप एंड इलास्टिक कार्टिलेज इंटीरियर टू द और corniculate cartilage support that is a vocal fold and the lateral aspect of the epiglottis। वही सारी ये जितने भी कार्टिलेज हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और एक दूसरे के साथ इनकी अटैचमेंट होती है और ये सारे क्या करते हैं एक लेरिंग्स को फॉर्म करते हैं, लेरिंग्स को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज की बात करते हैं। ये हॉर्न शेप piece of elastic cartilage are the located at the apex of each adenoid cartilage. They are supporting structure for the epiglottis। ये सारे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते काम करते हैं। अब यहाँ से आज से बात आती है ट्रेकिया की कहानी स्टार्ट हो जाती है। हमने पढ़ा नोस के स्ट्रक्चर पढ़े, उसके बाद हमने फेरिंग्स पढ़ा, फेरिंग्स के जो 3 पार्ट्स है नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स डिस्कस किया। उसके बाद हमने लेरिंग्स की आगे लेरिंग्स की सारी अभी हमने कहानी डिस्कस की। अभी हम डिस्कस करते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया को सबसे पहले समझने के लिए ट्रेकिया को मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, एक पिक्चर दिखाता हूँ, वो आप देखें। इस पिक्चर को जब आप देखेंगे समझेंगे तो इस पिक्चर से फिर जब हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे तो जिस स्ट्रक्चर जिस मैं अल्फ़ाबेट अदा करूँगा या जो मैं वर्ड्स अदा करूँगा तो वो जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग के माइंड में डायरेक्ट रिकॉल हो जाएगा कि ये इस जगह की बात हो रही है। इस पिक्चर को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप इट मीन समझ ले जो रिमेनिंग जितने भी स्लाइड है वो आप लोग समझ गए, तो सारी कहानी इस पिक्चर के अंदर मौजूद है। सबसे पहले ये जहन में रखना ये ट्रेकिया है। यहाँ पर हमने जितनी भी बात हो रही थी ये लेरिंग्स की बात हो रही थी, यहाँ पर कि हमने कहा कि ये सारी अभी तक हमने लेरिंग्स की डिस्कस की। फिर लेरिंग्स के बाद ये सारा ट्रेकिया आता है। क्या आता है? इस ट्रेकिया के बिहाइंड पर, इसके पीछे एसोफेगस मौजूद होता है। इस ट्रेकिया के बैकवर्ड पर एसोफेगस मौजूद होता है। इस ट्रेकिया के अंदर रिंग, बैक साइड पर रिंग शेप स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। पहले जहन में रखना कि भाई ट्रेकिया क्या होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या होती है, टर्शरी ब्रोंकाई क्या होती है, ब्रोंक्यूल्स किसे कहते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको, आप सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ये जहन में रखना लेरिंग्स के बाद हमारा ट्रेकिया स्टार्ट हो जाता है। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये ट्रेकिया कहलाया जाता है। ये ट्रेकिया जहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जिस पॉइंट पर, जहाँ पर ये मैं डॉट दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट को कैरिना कहते हैं, कैरिना। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट बहुत आता है कि भाई जहाँ पर ट्रेकिया प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड, प्राइमरी लेफ्ट राइट और लेफ्ट साइड में जो डिवाइड हो रहा है उस मेन पॉइंट को क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पे ये डिवाइड होता है तो उसको कैरिना कहलाया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने बड़ा जहन में रखना है। दूसरी बात यहाँ पर है कि भी प्राइमरी ब्रोंकाई किसे कहती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई किसे कहते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने जहन में बड़ा रखना है। जहाँ पर ये स्ट्रक्चर को अब मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पर जहाँ से ये ट्रेकिया आया और यहाँ पर डिवाइड हुआ, जहाँ पर अगर ये राइट लंग्स में जा रहा है तो ये राइट प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाई जाएगी, अगर लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाई जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इस पॉइंट को, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। फिर ये यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर जब ये प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर जाके एक नई शाख बनाती है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये वाली, ये यहाँ पर जो है ये प्राइमरी है। यहाँ से जो यहाँ पर ये वाली हिस्सा जो सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाई जाती है। फिर टर्शरी ब्रोंकाई क्या होगी? टर्शरी ब्रोंकाई, फिर यही ब्रोंकाई जब आगे फर्दर जाके मजीद ब्रांच बनाती है तो ये टर्शरी ब्रोंकाई कहलाई जाती है। फिर ब्रोंक्यूल्स किसे कहते हैं? फिर जब इसके छोटे छोटे ब्रांचेस ये नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये इसके ब्रोंक्यूल्स कहलाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई प्राइमरी ब्रोंकाई किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, टर्शरी किसे कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स किसे कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों के पास बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं इसमें भी समझा देता हूँ कि ये जो ट्रेकिया आया यहाँ पर डिवाइड, ये जो फर्स्ट जहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाई जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर जब ये आगे जाके एक और ब्रांच बनाती है और जहाँ से ये ब्रांच पॉइंट स्टार्ट होता है,
ये उसकी सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाई जाती है, ये आपको नजर आ रहा। फिर टर्शरी ब्रोंकाई क्या होगी, फिर इसी ब्रांच की जो छोटे छोटे ये जो फर्दर और इन लोगों ट्री की शेप में इन लोगों ने बनाया, ये फिर टर्शरी। फिर इसके जो एंड वाले बिल्कुल जो एंड नोकीले वो ज़रात वो नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये बेसिकली आपके ब्रोंक्यूल्स कहलाए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को जहन में होने चाहिए थे कि भाई अगर मैं प्राइमरी ब्रोंकाई की बात करूँ तो प्राइमरी ब्रोंकाई की लोकेशन कहाँ है, सेकेंडरी ब्रोंकाई की बात करूँ सेकेंडरी ब्रोंकाई की लोकेशन कहाँ है, टर्शरी क्या है, ब्रोंक्यूल्स किसे कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स किसे कहते हैं। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की बात करूँ, बिल्कुल ये एंड वाला पोर्शन जो है इसका ब्रोंक्यूल्स का एंड, बिल्कुल एंड पर, इसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में इल्म होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अब इस अपने पॉइंट ट्रैकिंग की तरफ चलते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि मैं अभी यहाँ पर जब इसको एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों को काफ़ी ईजी हो गया होगा। अभी हम ट्रकिया को डिस्कस करें, ऑलरेडी हमें पता लग गया कि ट्रकिया क्या होता है और कहाँ से कहाँ तक ट्रकिया की वो होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं। ट्रकिया को हम वाइड पाइप भी कहते हैं और ये एक ट्यूबुलर पैसेज वे है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसकी जो डायमीटर मतलब चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर है कि मैंने आपको पहले बताया कि इस ट्रकिया के बिहाइंड पर क्या होता है, एसोफेगस मौजूद होता है और इसके अंदर रिंग्स मौजूद होते हैं। रिंग्स भी मैंने आपको दिखाया पिक्चर के अंदर। अभी कह रहे कि 16 से लेकर 20 इनकम्प्लीट हॉरिजॉन्टल रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज रिजेंबल दैट लेटर सी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर ये है। ये ट्रकिया जो है इसके अंदर क्या मौजूद है, रिंग्स मौजूद होते हैं। वो रिंग्स हाइलिन कार्टिलेज के बने, मगर वो रिंग्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। आगे की साइड पर तो रिंग बना होता है मगर पीछे एसोफेगस की साइड पर वो जगह खाली होती है, वहाँ पर रिंग मौजूद नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ टिश्यू मौजूद होते हैं। वो क्यों इनकम्प्लीट क्यों होते, इस वजह से होता है जब हम खुराक खाते हैं तो जो खुराक एसोफेगस में जाता है तो उसको मूवमेंट के लिए थोड़ी स्पेस खोलने की ज़रूरत होती है। तो उसकी वजह से वो जो इनकम्प्लीट जगह है वो मूवमेंट में हेल्प करती है ताकि प्रॉपरली खुराक जो है एसोफेगस से नीचे की स्टमक की तरफ जाए। अगर ये रिंग कंप्लीट होता, ये जो रिंग है ये कंप्लीट रिंग होता तो फिर सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा मसला होता, प्रॉपरली सॉल्व नहीं होता। तो इसलिए नेचुरली अल्लाह ताला ने क्या इनकम्प्लीट हॉरिजॉन्टली रिंग्स बनाए। आगे की साइड पर तो कंप्लीट है रिंग, मगर बैक एसोफेगस की साइड पर वो रिंग्स वहाँ पर मौजूद नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं ताकि वो मूवमेंट में हेल्प कर सके। तो ये रिजेंबल सी शेप भी आप जहन में रखना, ये पॉइंट भी रखना कि 16 से लेकर 20 इनकम्प्लीट हॉरिजॉन्टल रिंग्स मौजूद होते हैं ट्रकिया के अंदर। इट इज़ द लोकेटेड इंटीरियर टू द एसोफेगस and extend from the larynx to the superior border of the fifth thoracic vertebra where divide into right and left primary bronchi। मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है पिक्चर के अंदर कि ये जो ट्रकिया है ये एसोफेगस के आगे मौजूद होता है, बिल्कुल मैंने इसी तरह बताया। और मैंने ये भी बताया कि भाई ये जो है लेरिंग्स से स्टार्ट होता है ट्रकिया, क्योंकि मैंने अब स्टार्ट में बताया लेरिंग्स से ये ट्रकिया स्टार्ट होता है और ट्रकिया कहाँ तक होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वहाँ पर ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि वहाँ से भी प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकाई आ गई। ब्रोंकाई भी हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होती है। इट इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ट्रकिया डिवाइड इनटू द राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई विच गोज इनटू द लंग्स। जहाँ पर ट्रकिया डिवाइड हो जाता है, केरिना जो मैंने पॉइंट बताया, जैसे ये ट्रकिया डिवाइड हो जाता है एक राइट लंग्स में दूसरे लेफ्ट, जैसे वो राइट और लेफ्ट लंग्स में जाते हैं उसको राइट जो राइट में जाएगा उस राइट प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाई जाएगी, जो लेफ्ट में जाएगा वो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाई जाएगी। द राइट प्राइमरी ब्रोंकाई मोर वर्टिकल एंड शॉर्टर एंड वाइडर देन द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। अभी कह रहे हैं कि जो राइट हमारा लंग्स है, राइट लंग्स की जो ब्रोंकाई है वो ज़्यादा वर्टिकल होती है, मतलब सीधी होती है ज़्यादा, और शॉर्टर भी होती है और वाइड भी होती है। लेफ्ट ब्रोंकाई के मुकाबले में, पिक्चर में दिखा भी देता हूँ, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के मुकाबले में हमारी राइट प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो ज़्यादा वर्टिकल भी होती है, सीधी भी होती है और शॉर्टर भी होती है और चौड़ाई में भी ज़्यादा होती है।
और ज़्यादातर इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वर्टिकल है, इसकी वजह से डायरेक्टली जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। विट इज़ अ लाइन ऑफ द स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, ये टिश्यू होते हैं, इस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। इट इज़ एट द पॉइंट वेयर द ट्रेकिया डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट इज नाउन एज कैरिना, जो मैंने आप लोगों को उसमें पिक्चर में दिखाया था। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी बात करें कि द प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसको हम लोबर ब्रोंकाई भी कहते हैं, ठीक है। द सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू 9 और 10 टर्शरी ब्रोंकाई, जिसको हम सेगमेंटल ब्रोंकाई कहते हैं। अभी ये ब्रोंकाई को जिस तरह फर्दर डिवाइड हो रही है ना, उसके हिसाब से इन लोगों ने इनको थोड़ा सा नाम भी दिया है। जब ये प्राइमरी डिवाइड होती है सेकेंडरी में उसको हम लोबुलर, क्योंकि लोब्स में चली जाती है ना, हमारे लंग्स के अंदर लोब्स होते हैं तो उस लोब्स में चली जाती है। तो कहते हैं कि जो प्राइमरी जब डिवाइड होती है सेकेंडरी, इसको हम लोबर ब्रोंकाई कहलाते हैं। और ये जो सेकेंडरी जो होती है फर्दर डिवाइड हो जाती है, उसको हम जो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है, ये जब 9 से लेकर 10 टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, इसको सेगमेंटल ब्रोंकाई कहते हैं। और टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू द ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंक्यूल डिवाइड इनटू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। मैंने आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप बताया था ना, प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड हो जाएगी, सेकेंडरी टर्शरी में डिवाइड हो जाएगी, और फिर जब टर्शरी ब्रोंकाई है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, और फिर ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एंड होता है उसका। द टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइड इनटू द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और दिस एक्सटेंसिव ब्रांचेस आल्सो नोन एज द ब्रोंकियल ट्री, इसको ब्रोंकियल ट्री भी कहा जाता है। पिक्चर के अंदर मैंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, किया भी है आप लोगों को, ठीक है। ये जो फिर क्या होती है ब्रोंक्यूल्स, ये टर्शरी ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर सेकेंडरी में डिवाइड हो जाती है, फिर टर्शरी ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में इसकी डिवाइडेशन हो जाती है, ठीक है। ये जो लेरिंग्स के अंदर मैं रिंग्स की बात कर रहा था, वो ये आप लोगों को नज़र आ भी रहे होंगे, ये जो रिंग्स बने होते हैं ये आगे की तरफ तो कंप्लीट होते हैं, मगर बैक साइड पे एसोफेगस की साइड पर ये इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं। अच्छा, अभी अब बात आती है एल्वोलर डक्ट की। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है, अभी एल्वोलर डक्ट कैसे कहते हैं या एल्वोलर सेक कैसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अभी इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू द एक्सपेंसिव चेम्बर कॉल्ड एल्वोलर डक्ट। ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, जो हमने बताया था ना कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जब ओपन होते हैं तो वहाँ पर इस के एंड में, ब्रोंक्यूल्स के एंड में एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम एल्वोलर कहते हैं, एल्वोलाई, एल्वोलर डक्ट मौजूद है। ये यहाँ पर जो एयर आती है वो इसके अंदर ओपन हो जाती है। दिस पैसेज वे एंड टू एल्वोलर सेक, ये एक रास्ता है, क्योंकि हमारा जो लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है वो इस एल्वोलाई के अंदर होती है, ठीक है। एल्वोलर सेक, इट इज़ अ कॉमन चेम्बर कनेक्ट टू इंडिविजुअल एल्वोलाई। ये जो इस एल्वोलाई होती है, इसके अंदर छोटी छोटी एल्वोलाई की थैलियाँ मौजूद होती है, छोटी छोटी सेक मौजूद होती है, थैलियाँ, और ये बेसिकली जो गैस एक्सचेंज होता है ये यहाँ पर इस एल्वोलाई के अंदर मौजूद, इस एल्वोलाई के अंदर एक्सचेंजिंग होती है गैस की, और फिर यहाँ से ये गैस जो है वो फर्दर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर मेन पॉइंट आप लोगों को ज़हन में रखना है कि गैस एक्सचेंज होती है। एल्वोलाई इज अ कप शेप आउट पाउचिंग लाइन बाय द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अभी उस एल्वोलाई की बात हो रही है कि भाई ये इसके शेप के हवाले से बताया जा रहा है। फिर इसके अंदर कह रहे हैं कि दो किस्म के सेल मौजूद होते हैं एल्वोलर सेल, एक टाइप 1 एल्वोलर सेल, एक दूसरा होता है टाइप 2 एल्वोलर सेल। अभी टाइप 1 एल्वोलर सेल की बात करें, इट इज़ ए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स होते हैं। जो एल्वोलाई के जो सेल्स होते हैं टाइप 1, वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये टिश्यू होते हैं, एपिथेलियम के सेल्स मौजूद होते हैं।
और इट इज़ द मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, और सबसे जो मेन साइट गैस एक्सचेंज होता है वो टाइप 1 होता है। ठीक है सेल। अभी जो इस एल्वुलाई के अंदर टाइप 2 एल्वुलर सेल्स होते हैं, इनका जो रोल है, इनका जो फंक्शन है वो भी जहन में रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एमसीक्यूज आ सकता है। इट इज आल्सो नोन एज सिप्टल सेल्स भी इसको कहा जाता है। राउंडेड एंड cuboidal epithelium cells, it secrete the alveolar fluid which moist the air. It produce a surfactant. A surfactant is a complex mixture of the phospholipid and the lipoprotein. Surfactant and lower the surface tension of the alveolar fluid, which is a reduce the tendency of the alveoli to the collapse. ये जो टाइप 2 एल्वुलर सेल हैं, ये जहन में रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो दूसरी पहली पॉइंट ये है कि इसको हम सिप्टल सेल भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो एल्वुलर टाइप 2 एल्वुलर सेल ये क्या करते हैं, ये एक केमिकल सिक्रीट करते हैं और उस केमिकल को हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। ये सर्फेक्टेंट बेसिकली ये फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन का एक मिक्सचर होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिक्सचर होता है सर्फेक्टेंट। इनका जो काम है, इस सर्फेक्टेंट का काम है, ये हमारे लंग्स जो है उसको कोलैप्स होने से बचाता है, उसको मॉइस्ट रखता है। एक एयर जो आता है उसको मॉइस्ट भी करता है। दूसरा ये क्या कहते हैं, हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, सुकड़ने से बचाता है। बहुत ज़्यादा जो हम सांस लेते हैं और एक्सेल करते हैं, उसकी जो टेंशन प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करते हैं और उसको मॉइस्ट करके रखते हैं हमारे लंग्स को इंटरनल साइड पर, ताकि वो कोलैप्स होने से बच सके। एल्वुल अगर माइक्रोफेज की बात करें, एल्वुलर माइक्रोफेज डक्ट सेल की बात करें, इट रिमूव द फाइन डस्ट और अदर डेब्रिस फ्रॉम द एल्वुलर सेल। और ये कुछ एल्वुलर माइक्रोफेजेस होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, डक्ट सेल्स होते हैं, जो अगर कोई जरासीम वगैरह आ भी जाए या कोई डस्ट पार्टिकल आ भी जाए तो उसको ये क्लियर कर देते हैं, लंग्स को एज अ प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो सके। रिस्पायरेटरी जोन ऑफ फ्लो, रिस्पायरेटरी लंग्स की बात करते हैं। लंग्स जो होते हैं वो पेड़ में होते हैं, कौन शेप ऑर्गन इन द थोरेसिक कैविटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लंग्स जो होते हैं पूछा जा सकता है कौन शेप होते हैं, ठीक है। और थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। दे आर द सेपरेट फ्रॉम द ईच अदर बाय द हार्ट एंड अदर स्ट्रक्चर दे द मिडस्ट्रम। और ये लंग्स जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। मिडस्ट्रम जो हमारी बून होती है, चेस्ट की मिडल बून होती है, उसको मिडस्ट्रम कहते हैं, वो उसकी वजह से और हार्ट की वजह से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ये लंग्स। और आउटर कवरिंग लंग्स को, जो लंग्स की जो आउटर कवरिंग है प्लूरा किया जाते हैं। और ये ऑलरेडी आप लोग इन चीज़ों को पढ़ भी चुके हैं। और प्लूरा इज द कंपोज ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरा बेसिकली एक, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, हमारी स्किन है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन है ये हमारी एक लेयर है, प्रोटेक्टेड लेयर है, जो हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह ये जो हमारी स्किन हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह हमारा लंग्स है, इसके ऊपर भी एक लेयर अल्लाह ताला ने बनाई है जो हमारे क्या करती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम प्लूरा कहते हैं। और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन हैज़ 2 लेयर्स। इनके इस प्लूरा के फिर 2 लेयर्स होते हैं, एक पैराइटल प्लूरा कहते हैं, एक विस्टरल प्लूरा कहलाया जाता है। और इन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और इस फ्लूइड का काम है लुब्रिकेट करता है। क्या करता है? इस लंग्स को लुब्रिकेट करता है, उसको फ्रिक्शन से बचाता है। लंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द डायफ्राम to just slightly superior to the clavicle and it is against the ribs anterior to the posterior। अभी लंग्स की जो लोकेशन बताया जा रहा है कि लंग्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर कि डायफ्राम से लेकर हमारे जो क्लेविकल बोन है, शोल्डर जो बोन क्लेविकल है,
कॉलर बोन, यहाँ तक इसके जो लेंथ है वो बताई जा रही है, और बताया कि ये जो हमारे रिब्स है इनके इंटीरियर अंदर मौजूद होता है। और ब्रॉड इंफीरियर पोर्शन इज बेस इन विच इज़ द कॉन्केव, और ये बताया जो हमारा जो लंग्स का जो नीचे वाला इंफीरियर पोर्शन होता है वो जिसको हम बेस होता है जो कॉन्केव शेप का होता है, और लंग्स के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको अपेक्स कहलाया जाता है जो नेर होता है। तो ये 2 पॉइंट जहन में रखना। तो लंग्स का जो नीचे इंफीरियर वाला पोर्शन है वो बेस कहलाया जाता है, वो कॉन्केव शेप का होता है, और जो ऊपर वाला इस ऊपर जो पोर्शन होता है जो कॉलर बोन के क्लेविकल बोन या कॉलर बोन के साइड के जो नेरो स्ट्रक्चर में होता है, नोक की तरह होता है, जिसको हम एपेक्स कहते हैं। ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो एक पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई होती है, पल्मोनरी आर्टरीज होती है, पल्मोनरी वेन सप्लाई होती है, और ब्रेकियल आर्टरीज इन द एट द ब्रांच ऑफ द एओर्टा विच इज डिलीवर द ब्लड टू द लंग्स। हम सबको पता है कि भाई लंग्स में ब्लड की सप्लाई कहाँ से आती है, कौन से वेन से आती है। आर्टरी और वेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कार्डिक के उसमें। अभी रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम फंक्शन के हवाले से डिस्कस करते हैं। अभी रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये पूरा रिस्पायरेटरी का जो निज़ाम है ये किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ये ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेकर टिश्यू तक। एटमॉस्फेयर क्या है, जो हमारा माहौल है जो इर्द गिर्द, वहाँ से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हमारी लंग्स टिश्यू तक पहुँचाता है। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे टिश्यू से बाहर एयर एनवायरनमेंट में लेकर आता है, और प्रोड्यूस साउंड एंड कंटेन इन रिसेप्टर फॉर स्मेल। अभी यहाँ रिसेप्टर फॉर स्मेल की बात हो रही, तो ये रिसेप्टर जो होते हैं हमारे नोज़ के अंदर जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं स्मेल के हवाले से, ये भी हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के हवाले से इससे में आते हैं। अभी पल्मोनरी वेंटिलेशन किसे कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेटरी किसे कहते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। जब हमारे लंग्स के दरमियान और एटमॉस्फेयर के दरमियान इस गैस एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंजिंग होती है, इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द एल्वोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। जब हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई उसके अंदर और उस एल्वोलाई के सराउंडिंग में जो कैपिलरीज होते हैं उनके दरमियान, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो गैस एक्सचेंज होती है उसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। इंटरनल रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, जब गैस एक्सचेंज होती है सिस्टमिक कैपिलरीज और टिश्यू, हमारे वो जो बॉडी के अंदर सिस्टमिक कैपिलरीज, क्योंकि जब यहाँ पर एल्वोलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के दरमियान गैसेस एक्सचेंज हो जाती है तो फिर ये ऑक्सीजन क्या होता है बॉडी के अंदर जाता है। जब ये बॉडी के अंदर फर्दर मूव होता है, पूरी बॉडी के एक पार्ट में जाता है, तो वहाँ पर जो सिस्टमिक कैपिलरीज मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर जो कैपिलरीज है उनके अंदर और टिश्यू के अंदर फिर वहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है। तो ये जहन में रखना, जब जहाँ पर टिश्यू और सेल की बात आती है और वहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है तो इंटरनल रिस्पायरेशन कहलाई जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर एल्वोलाई की बात आती है तो वहाँ पर एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या बात होगी। अभी लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के हवाले से डिस्कस करते हैं। वे अ हेल्थी एडल्ट एवरेज 12 ब्रीथ अ मिनट विथ ईच इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मूविंग अबाउट 500 ml ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स। कहते हैं एक अगर नॉर्मल हेल्थी बंदा है तो उसकी जो एवरेज ब्रीथ है वो 12 ब्रीथ जो पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर वो 12 दफ़ा नॉर्मली ब्रीथ करता है जो एक हेल्थी पर्सन है, ठीक है। नॉर्मली ब्रीथ बेसिकली किसे कहते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ब्रीथ कहा जाता है। मतलब अगर एक नॉर्मल पर्सन है वो 1 मिनट के अंदर 12 दफ़ा इनहेलेशन भी करेगा और एक्सहेलेशन भी करेगा, और इसमें तकरीबन 500 ml जो एयर होता है वो इन और आउट होता है, ठीक है। फिर कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। मिसाल के तौर पर अभी टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं, ये कहते हैं जब हम सांस लेते हैं ना, एक सांस ली, इनहेल किया और एक्सहेल किया, इसमें
द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रीथ, एक ब्रीथ में जो वॉल्यूम इन और आउट होता है उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहलाया जाता है। अभी मिनट वॉल्यूम किससे कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम तो हमें पता लग गया, मिनट वॉल्यूम क्या होता है? द मिनट वॉल्यूम, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल ईच मिनट ए रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइडल वॉल्यूम। अगर मिसाल के तौर पर मिनट वॉल्यूम हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम 1 मिनट के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टाइडल वॉल्यूम से। टाइडल वॉल्यूम मतलब एक ब्रीथ के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मिनट वॉल्यूम आ गया। ये थोड़ी नॉलेज के लिए हवाले से इम्पोर्टेंट है, नॉलेज के हवाले से इसको जहन में रखें। और बाकी इसमें एक स्लाइड है जिसके ऊपर आप लोगों ने, ये वाला स्लाइड है, इसमें कुछ पॉइंट टेबल दिए गए हैं जिस पे आप लोगों ने थोड़ा सा रट्टा वगैरह लगाना है। रट्टा मिसाल के तौर पर रट्टा इसलिए लगाने कि जो पॉइंट है वो जहन में रखने हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कल एग्ज़ाम है तो इस टाइम मतलब एक दिन पहले या 1-2 घंटे पहले इस स्लाइड को आप लोगों ने लाजमी देखना है ताकि इसके जो मेन पॉइंट है कि मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मेल के अंदर कितनी होती है, फीमेल के अंदर कितनी होती है, रेजिडेंशियल कैपेसिटी किसे रेजिडियल कैपेसिटी का मैं आपको बता दूं एग्जांपल, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसे कहते हैं जहन में रखना। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, मेल और फीमेल की डिफरेंट होती है। मैं इनहेल कर रहा हूँ, मेरे लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी पावर है कि वो अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर पा रहा है, वो अपने बाद इनहेल कर रहा है, तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाई जाती है। अभी रेजिडियल कैपेसिटी मतलब मैंने इनहेलेशन की वापस एक्सहेलेशन की तो तमाम की तमाम एयर तो बाहर नहीं आ रही, कुछ एयर रह भी जाती है, उसको रेजिडियल कैपेसिटी कहलाई जाती है। तो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट बताया गया है। तो इस ये वाली जो स्लाइड है इसके ऊपर आप लोगों ने एंड में जब अगर आप लोग का एग्ज़ाम हो तो एक दफ़ा इसको ये जो पॉइंट टेबल हैं इनको जहन में रख लें। बाकी इसमें इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। इस यहाँ पर इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये 12 ब्रीथ पर मिनट, ये जहन में आप लोग रखें, ठीक है। और ये भी जहन में रखें कि टाइडल वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, क्या है और किससे कहते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये यूनिट कंप्लीट हो गया होगा। मेरी ऑलरेडी खुद की तबीयत सेट है नहीं और मैंने बड़ी मुश्किलों से ये लेक्चर रिकॉर्ड किया। मैंने कहा कि टाइम ज़ाया ना हो और उम्मीद है कि अपनी तरफ से तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। और दुआएं करें कि अल्लाह मेरी तबीयत बेहतर करे ताकि मैं मज़ीद जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर सकूँ, टाइम ज़ाया ना हो आप लोगों का। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।